13 मई लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं द्वारा सघन चुनाव प्रचार अभियान किया गया। बड़े बड़े नेताओं द्वारा लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता के बीच जाकर वोट अपील किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के सिलदही गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने विकास के बहुत काम किए हैं, खासकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए पोशाक योजना लागू किया, साइकिल योजना लागू किया। इतना ही नहीं, हमने महिलाओं को पंचायत में प्रतिनिधित्व और नगर में प्रतिनिधित्व के लिए 50% आरक्षण दिया है। ऐसे महिलाएं उनका उत्थान हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है। वहीं उन्होंने 13 तारीख को होने वाले मतदान के दिन एक एक वोट राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को देने की अपील भी की। आज हम इस इलाके में आए हैं तो हम तो आते ही न रहे हैं, हम तो 5 बार एमपी रहे हैं न जी। तब अब तो नए लोग हैं, उन लोगों को ध्यान में नहीं होगा, लेकिन आप सोच लीजिए कि हम तो बहुत दिन में यहां पर रहे हैं भाई। हम तो, आप लोगों ने मुझको इतनी बार केंद्र में हम मंत्री रहे, सब कुछ करवाए आप लोग, कितना घूमते रहते थे चारों तरफ, एक तरह से अब पैदले चलते थे। उस समय तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन जब हम लोगों को यहाँ का मौका मिल गया तो हमने सब चीज को सुधार करना शुरू किया। तो एक तरह से एक काम किया, तो हर प्रकार से अब जो है पहले क्या हाल था, समूह में लोग घर से थोड़े निकल पाते थे, हम तो घूमते रहते थे। तब उसी समय भले ही कुछ लोग हमको मिल जाते थे, लेकिन सब लोग शाम होते होते घर से बाहर रहते थे। लेकिन हमारी तो आदत पुरानी न थी, हम तब भी समूह के बाद भी यहां से चलते रहते थे। वहीं अररिया में 7 मई को मतदान होना है। इसी को लेकर 48 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। जिले के जोगबनी स्थित मुख्य बैरियर को नीचे गिराकर दोनों देशों के बीच आवागमन को ठप कर दिया गया है। दोनों देशों के सुरक्षा कर्मियों को खुली सीमा पर तैनात कर दिया गया है, जिससे खुली सीमा का फायदा उठाकर एक दूसरे देश के लोग आवाजाही न कर सकें। बॉर्डर सील किए जाने के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च भी यहां पर किया गया है, जिससे कि मतदाता निर्भीक और निष्पक्ष होकर के मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सके। भारत और नेपाल की सीमा को देखिए किस तरीके से सील किया गया है। यहां पर जो बैरियर था उसको गिरा दिया गया है और यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अररिया में जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बॉर्डर पर। और वहीं तेजस्वी यादव के धर्म खतरे में है वाले बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। लालू यादव का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। सुनिए। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। वहीं झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर छापेमारी में करोड़ों की नकदी की बरामदगी मामले में जेडीयू राज्यसभा सांसद संजय झा ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि इससे पहले भी झारखंड में नोटों का पहाड़ लोग देख चुके हैं। विपक्ष के लोगों का इस स्केल पर पैसे कमाना देश की जनता के नजर में आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में देश की जनता सारा हिसाब लेने वाली है। पीएम मोदी को बुजुर्ग बताने के तेजस्वी यादव के बयान पर संजय झा बोले कि देख नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक दिन में कितनी मीटिंग करते हैं, उनका एनर्जी लेवल कितना है, रोड शो कर रहे हैं, जो लोग उनको बुजुर्ग बता रहे हैं वो बीच में ही लड़खड़ा जा रहे हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच बिहार में भाजपा के प्रवक्ता जयराम विप्लव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल, तेजस्वी और अखिलेश के पास न विजन है, न नीयत है और न कोई ट्रैक रिकॉर्ड, बस गाल बजाना जानते हैं ये लोग। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि तीसरे चरण के मतदान में भी जनता सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा जताएगी। एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी प्रवक्ता विप्लव ने
निशाना साधा है इंडी गठबंधन पर। जयराम विप्लव ने कहा कि देखिए, विपक्ष सिर्फ गाल बजाना जानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग घेर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव का विपक्ष पर उन्होंने हमला भी बोला। उन्होंने कहा राहुल, तेजस्वी और अखिलेश और पूरे इंडी गठबंधन के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई नीति ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी या अखिलेश यादव, ना कोई विजन है, ना कोई नियत है, ना ही इनका पीछे काम करने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही है। ये बस गाल बजाना जानते हैं। इनसे पूछो कि भैया जब आप सत्ता में थे तब आपने उन चीजों पर क्या काम किया था जिस पर आज आप हवाई किले बना रहे हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। एक उंगली जब आप सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। नरेंद्र मोदी जी से कई गुना अधिक समय देश की विपक्षी पार्टियों को सत्ता में मिली। प्रचार सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम। पूरे चुनाव प्रचार में एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसका विकास, जिसका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जो सिद्धांत हैं वो दिखाई पड़ता है। दुनिया में भारत को तृतीय सबसे आर्थिक महाशक्ति बनाने के कदम जो बढ़ा रहे हैं वो दिखाई पड़ता है। इसलिए तृतीय चरण का भी चुनाव प्रचार सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम। वहीं आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 4 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले पर कहा कि हमारे जवान शहीद होते हैं और मोदी जी सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जो शहीद हुए वो किसके कारण हुए? मोदी जी के कारण हुए। पहले कहां कोई शहीद होता था? सुनिए। जवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। वहीं कटिहार के 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तारिक अनवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गामी टोला स्थित सद्भावना भवन में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पीएम और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार परिवारवाद पर की गई टिप्पणी पर कहा कि जिनका खुद का परिवार है ही नहीं तो उन्हें परिवार का क्या मतलब है। उन्होंने जिले में लगातार आगजनी की घटनाओं को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया। तारिक अनवर ने कहा कि क्षेत्र में आगलगी की घटना से पीड़ित परिवार काफी परेशान है और उन्होंने लगातार इस पर जो नीतीश सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन्होंने जमकर उस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए, पीड़ित परिवारों के लिए कोई संवेदना नहीं है नीतीश कुमार के। देखिए, वो परंपरागत जो रायबरेली सीट है वो कांग्रेस की है। फिरोज गांधी जी पहली बार वहाँ से जीते थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी जीती और लगातार सोनिया जी जीतती रही। तो जैसा मैंने कहा कि ये परंपरागत है, वहाँ उस सीट को जीतना राहुल जी के लिए बहुत कठिन नहीं है और वहाँ की जनता चाहती थी। दोनों जगह अमेठी के लोग भी चाहते थे और रायबरेली के लोग चाहते थे, लेकिन परिवार में चाहे जैसे भी हो ये फैसला हुआ कि उनको रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए और रायबरेली से उन्होंने। अमेठी सीट को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति था? अमेठी सीट पे कुछ फीडबैक? अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिया गया है जो बहुत दिनों से उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। वहीं भागलपुर में न्यायपालिका स्थित कोर्ट भवन में नवगछिया के एक मामले में युवक लड़खड़ाते कदमों से गवाही देने पहुंचा। इस दौरान जब जज को शक हुआ तो उत्पाद विभाग की इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शराब पीने की पुष्टि की। इसके बाद युवक को न्यायाधीश ने जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश ने शराब पीने के जुर्म में रंजीत सिंह पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और इस कार्यवाही को करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। गवाही कराने के दौरान उसके मुंह से स्मेल आया तो हम लोगों को शंका हुआ कि शराब पिया हुआ है। तो हमने अपने स्टाफ के माध्यम से एक्साइज खबर दिया कि ब्रेथ एनालाइजर लेकर के इनका चेक कीजिए। तो
क्या शराब पिया है कि नहीं, मुंह महक रहा है इसका। उन्होंने गवाह के दौरान यह भी एक्सेप्ट किया कि हमने शराब पिया। कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया इस पर? तुरंत तत्क्षण उसको ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया गया और उसको लेकर के पुलिस ने गई है। शराब पीने की पुष्टि हो गई ना? शराब पीने के ब्रेथ एनालाइजर से बढ़ेंगे आगे। शेखपुरा के सदर अस्पताल में पेयजल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कई दिनों से अस्पताल में वाटर फिल्टर खराब पड़ा है। इसी वजह से पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मरीजों के लिए परिजन जो आ रहे हैं वहां पर देखने के लिए, मरीजों के परिजन बाहर से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधक धीरज कुमार ने कहा कि फिल्टर खराब रहने के कारण इसमें पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी सदर अस्पताल में पानी की भरपूर व्यवस्था है। जानकारी के अभाव में इक्का दुक्का का मरीज जो है वही पानी बाहर से ला रहे होंगे। उधर एक सप्लाई वाला पानी आता है वहीं से रोड पर? हाँ, रोड पर से पानी ला रहे हैं। सदर अस्पताल में पानी नहीं है क्या? यहाँ पानी कहाँ, यहाँ पीने वाला पानी है ना। आप यहाँ से कब एडमिट है? 2-4 दिन हो गया। इसी तरह से पानी लाते हैं? हाँ। कौन है यहाँ पे भर्ती है? मेरी भाई। अच्छा, डिलीवरी के लिए? तो मतलब 2 दिन से भर्ती हैं और बाहर से ही पानी ला पी रहे हैं। तो इस सदर अस्पताल में पानी का उपलब्ध नहीं है क्या? कहाँ से आए हैं? लखीसराय से पूरे सदर अस्पताल आए हैं। क्या नाम है वाइफ का? सबनम कुमार। वो मतलब बच्चा डिलीवरी कराने के लिए आए थे। लोगों को सदर अस्पताल में मिलता है पीने के लिए? बाहर में जो नल उल लगा वो नहीं चलता है? नहीं चल रहा है तो आप लोग क्या खरीद के पीते हैं? रहती है, तो खाली